साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। देखिएगा, अपन बात कर रहे थे राज्य विधानमंडल के संबंध में और राज्य विधानमंडल के कार्यों के संबंध में बात कर रहे थे, जिसमें साधारण विधेयकों की क्या प्रक्रिया रहती है, साधारण विधेयकों में विधान परिषद की क्या भूमिका रहती है, उसके संदर्भ में अपने बात की। साथ ही राज्यपाल को किसी विधेयक की स्वीकृति के संदर्भ में प्रावधान कौन से आर्टिकल के तहत प्रावधान किए गए हैं, उनके संदर्भ में बात की। और राष्ट्रपति को किसी भी राज्य विधानमंडल के द्वारा भेजे गए विधेयक के संबंध में कौन सी शक्ति प्राप्त होती है, इनके संबंध में बात की। यानी पिछले सेशन में हमने आर्टिकल 197 के संदर्भ में बात की, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 के संबंध में बात की। साथ ही विधानमंडल के सत्र का आहूत करना एवं इसका सत्रावसान कैसे होता है, विधानमंडल को स्थगित किसके द्वारा किया जाता है, इसके बारे में भी बात हो चुकी थी। अब अपन बात करेंगे राज्य का जो धन विधेयक रहता है, राज्य विधानमंडल में जो धन विधेयक पारित किया जाता है, उनकी क्या प्रक्रिया रहती है और उनसे संबंधित कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। देखिएगा, इसमें आपको दो आर्टिकल ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले अपन बात करें तो आर्टिकल ध्यान में रखिएगा 199। आर्टिकल 199 में धन विधेयक की क्या दी गई है, परिभाषा। धन विधेयक की क्या दी गई है, परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, धन विधेयक की परिभाषा आप ध्यान में रखेंगे आर्टिकल 199। उससे पूर्व जब अपने संसद के बारे में बात करें तो संसद में भी हमने धन विधेयक की परिभाषा पढ़ी थी आर्टिकल 110 में। उसी प्रकार से राज्य में भी आप बात कर सकते हैं, धन विधेयक की परिभाषा राज्य के संबंध में पूछे तो आर्टिकल 199 करेंगे। क्या क्या धन विधेयक की परिभाषा आप ध्यान में रखेंगे, किसी भी कर का उत्पादन, किसी भी टैक्स से संबंधित बात है, यानी कर को लगाना है राज्य के द्वारा, अगर कर को समाप्त करना है या फिर कर में किसी भी प्रकार का क्या करना है, संशोधन करना है, तो वो विधेयक कैसा विधेयक होगा, धन विधेयक होगा। अगर राज्य के द्वारा किसी भी कर को लगाना है, किसी भी टैक्स को समाप्त करना है या फिर अपन बात करें किसी भी कर में संशोधन करना है, तो विधेयक कैसा विधेयक होगा, धन विधेयक होगा। और ये धन विधेयक की परिभाषा राज्य के संबंध में कौन से आर्टिकल में उल्लेखित की गई है, 199। इसके अलावा दूसरा क्या ध्यान में रखेंगे, किसी भी व्यय को संचित निधि पर भारित करना, राज्य की संचित निधि पर भारित करना, राज्य की संचित निधि पर भारित करना। किसी भी व्यय को राज्य की संचित निधि पर अगर भारित करना है तो उसके लिए जो विधेयक रहेगा वो कौन सा विधेयक रहेगा, मनी बिल रहेगा, यानी धन विधेयक रहेगा। तीसरा कौन सा ध्यान में रख सकते हैं, राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि की से संबंधित किसी भी प्रकार की अभिरक्षा से संबंधित कोई बात हो तो वो भी कौन सा रहेगा, धन विधेयक रहेगा। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं कि राज्य की संचित निधि एवं आकस्मिकता निधि, राज्य की संचित निधि या फिर संचित निधि या फिर आकस्मिकता निधि, राज्य की संचित निधि या फिर कौन सी निधि, आकस्मिकता निधि। आकस्मिकता निधि से अगर किसी भी प्रकार का क्या करना है, व्यय करना है, तो कौन सा विधेयक होगा, धन विधेयक होगा। और नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं राज्य से उधार से संबंधित, राज्य के उधार से संबंधित, उधार को अपन क्या कह सकते हैं, ऋण से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विधेयक है तो वो कैसा विधेयक होगा, धन विधेयक होगा। देखिएगा, राज्य के धन विधेयक के संबंध में अलग प्रावधान है और संघ के धन विधेयक के संबंध में अलग प्रावधान है। राज्य की संचित निधि अलग रहती है और केंद्र की संचित निधि अलग रहती है, ये आप लोगों को पता होगा। अपन बात करें संसद के धन विधेयक के संदर्भ में, यानी संसद के द्वारा जो धन विधेयक पारित किया जाता है उसकी परिभाषा आर्टिकल 110 और प्रक्रिया आर्टिकल 109। उसी प्रकार राज्य के धन विधेयक के संदर्भ में आर्टिकल 199 और इसकी जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 198 में उल्लेखित की गई है। तो राज्य में कौन से विधेयक को धन विधेयक कहा जाएगा, सबसे पहले किसी भी राज्य के द्वारा टैक्स से संबंधित कोई बात हो, कर लगाना, कर को समाप्त करना या कर में संशोधन करना, कैसा होगा, धन विधेयक होगा। दूसरा, किसी भी व्यय को राज्य की संचित निधि पर क्या करना है, भारित करना है। किसी भी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित करना है, कैसा रहेगा, धन विधेयक रहेगा। तीसरा, राज्य की संचित निधि की अभिरक्षा से संबंधित अगर किसी प्रकार का विधेयक है वो भी धन विधेयक रहेगा। चौथा, राज्य की संचित निधि या
आकस्मिकता निधि में किसी प्रकार का व्यय से संबंधित बात है वो भी कैसी रहेगी, धन विधेयक रहेगा। और राज्य के उधार से संबंधित, राज्य के ऋण से संबंधित कोई बात आती है, उसको लेकर कोई विधानमंडल में बिल रखा जाता है, तो वो भी कैसा रहेगा, धन विधेयक रहेगा। और धन विधेयक की परिभाषा कौन सा आर्टिकल है, 199। अगला आर्टिकल आप ध्यान में रखेंगे 198, और आर्टिकल 198 में क्या है, धन विधेयक की प्रक्रिया, क्या उल्लेख है, धन विधेयक की प्रक्रिया। धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख कौन सा आर्टिकल है, 198। सबसे पहले कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, विधानसभा का अध्यक्ष। कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है, विधानसभा का अध्यक्ष। इसके पश्चात राज्यपाल की पूर्व अनुमति से धन विधेयक पहले हमेशा कहां रखा जाएगा, विधानसभा में। और अगर विधान परिषद है तो विधानसभा में पारित होने के पश्चात धन विधेयक विधान परिषद में भेजा जाएगा, लेकिन विधान परिषद को कितने दिन का समय दिया जाएगा, मात्र 14 दिन का। अगर विधान परिषद ने 14 दिन में पारित कर दिया तो ठीक है, नहीं तो विधान परिषद में उसे पारित मान लिया जाएगा। अगली बात आप क्या ध्यान में रखेंगे, विधान परिषद स्वयं धन विधेयक में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। विधान परिषद स्वयं किसी भी प्रकार के धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन संशोधन की सिफारिश किसको कर सकती हैं, विधानसभा को कर सकती हैं। लेकिन विधानसभा इसको माने या नहीं माने जरूरी नहीं है। और धन विधेयक पर राज्यपाल स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी होता है, मतलब धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए धन विधेयक की प्रक्रिया में क्या ध्यान में रखेंगे, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसका निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नंबर 1 क्या ध्यान में रखेंगे, कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्धारण कौन करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। नेक्स्ट आप क्या ध्यान में रखेंगे, नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे राज्यपाल की पूर्व अनुमति से, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से धन विधेयक पहले हमेशा विधानसभा में रखा जाता है, विधानसभा में रखा जाएगा। धन विधेयक पहले हमेशा कहां रखा जाएगा, विधानसभा में रखा जाएगा। किनसे पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से। और पहले हमेशा कहां रखा जाएगा, विधानसभा में रखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि धन विधेयक को विधान परिषद में नहीं रखा जा सकता, धन विधेयक को कहां रखना होगा, विधानसभा में ही रखना होगा। इसके बाद तीसरा आपको क्या ध्यान में रखना है, विधानसभा में पारित होने के पश्चात, विधानसभा में पारित होने के पश्चात, विधानसभा में पारित होने के पश्चात धन विधेयक को विधान परिषद की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है, विधान परिषद की स्वीकृति हेतु, विधान परिषद की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है एवं विधान परिषद को 14 दिन का समय दिया जाता है। कितने दिन का, 14 दिन का समय दिया जाता है, 14 दिन का समय दिया जाता है। अगर विधान परिषद धन विधेयक को
14 दिन में पारित नहीं करे, 14 दिन में पारित नहीं करे तो उसे पारित मान लिया जाता है, उसे पारित मान लिया जाता है, उसे पारित मान लिया जाता है। यानी कुल मिलाकर साधारण विधेयक को तो कितने माह के लिए, 4 माह के लिए, और धन विधेयक को कितने दिन के लिए, 14 दिन तक के लिए विधान परिषद क्या कर सकती है, रोक कर रख सकती है। इनके बाद नेक्स्ट आप क्या ध्यान में रखेंगे, विधान परिषद स्वयं धन विधेयक में, विधान परिषद स्वयं धन विधेयक में, विधान परिषद स्वयं धन विधेयक में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती है, किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। संशोधन की सिफारिश, संशोधन की सिफारिश विधानसभा को कर सकती है, विधानसभा को कर सकती है। संशोधन की सिफारिश विधानसभा को कर सकती है, लेकिन विधानसभा इन संशोधन को स्वीकृत करे, इन संशोधन को माने, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। और लास्ट में क्या ध्यान में रखेंगे, धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु, धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता, धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या थी, धन विधेयक की प्रक्रिया के संबंध में हमने बात की। और धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 198 में। धन विधेयक पहले हमेशा कहाँ रखा जाएगा, विधानसभा में रखा जाएगा। लेकिन कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। अगर विधानसभा के अध्यक्ष किस आधार पे करेगा, तो विधानसभा का अध्यक्ष के लिए जो परिभाषा दे रखी ना, ये कौन सी, आर्टिकल 199 में जो धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है, इसी परिभाषा के आधार पर ये विधानसभा का अध्यक्ष तय करेगा कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। अगर विधानसभा अध्यक्ष ने कह दिया धन विधेयक है, तो पहले क्या करना होगा, उसको राज्यपाल की पूर्व अनुमति के लिए भेजा जाएगा। और ये ध्यान में रखना है कि अगर विधानसभा के अध्यक्ष ने कह दिया कि ये धन विधेयक है, तो उसका निर्णय अंतिम होगा। यानी धन विधेयक के संबंध में न्यायपालिका में चुनौती देने का अधिकार नहीं है। अगर विधानसभा के अध्यक्ष ने कह दिया कि ये वाला जो विधेयक है ये धन विधेयक है, तो इसको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके पश्चात राज्यपाल की पूर्व अनुमति से धन विधेयक पहले हमेशा कहां रखा जाएगा, विधानसभा। विधानसभा में पारित होने के पश्चात में कहां भेजा जाएगा, विधान परिषद में, अगर राज्य में है तो। अगर नहीं है तो विधानसभा में पारित होने के बाद सीधे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा, और राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। लेकिन अगर किसी राज्य में विधान परिषद है, तो ऐसी स्थिति में विधान परिषद में भेजा जाएगा। और विधान परिषद को कितने दिन का समय दिया जाएगा, 14 डेज, यानी 14 दिन का समय दिया जाएगा। अगर विधान परिषद इसे 14 दिन में पारित करती है तो अच्छी बात है, नहीं भी करें तो इसे पारित मान लिया जाएगा। विधान परिषद स्वयं धन विधेयक में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। संशोधन की सिफारिश किसे कर सकती है, विधानसभा को। लेकिन विधानसभा इस सिफारिश को माने ऐसा जरूरी नहीं है। और धन विधेयक को राज्यपाल क्या करता है, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो 4 आर्टिकल अपने क्रम से ध्यान में रखें। 5 आर्टिकल कौन सा, 197, 198, 199, आर्टिकल 200 और 201, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अगर विधानसभा भंग हो गई
तो मौजूदा विधायकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि विधानसभा तो एक अस्थायी सदन है और विधानसभा भंग भी हो जाती है, तो विधानसभा के भंग हो जाने से वहां जो मौजूदा किसी विधेयक के संदर्भ में जो कार्य चल रहा था उससे संबंधित क्या प्रावधान रहेंगे, क्या वो समाप्त होंगे या नहीं होंगे, उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या ध्यान में रखेंगे, विधानसभा के भंग होने से, विधानसभा भंग होने से, भंग होने के या विधानसभा के भंग होने से विधेयकों पर प्रभाव, विधानसभा के भंग होने से विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहां से अच्छा प्रश्न पूछा जाए। जैसे हमने पढ़ा था कि मैंने कहा लोकसभा के भंग हो जाने से विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी प्रकार से विधानसभा के भंग हो जाने से विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके संबंध में बात करते हैं। देखिएगा, विधानसभा के भंग हो जाने की अगर बात करें तो सबसे पहले आप क्या ध्यान में रखेंगे, कोई भी ऐसा विधेयक जो विधानसभा में विचाराधीन था या विधानसभा में लंबित था, ऐसा विधेयक जो विधानसभा में लंबित था और विधानसभा भंग हो गई, विधानसभा क्या हो गई, भंग हो गई, तो विधेयक भी क्या हो जाएगा, समाप्त, विधेयक भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या ध्यान में रखेंगे, ऐसा विधेयक जो विधानसभा में लंबित था, विधानसभा में क्या था, लंबित था और विधानसभा में लंबित, पूरा लिख लेते हैं, ऐसा विधेयक जो विधानसभा में लंबित था और विधानसभा भंग हो गई, विधेयक समाप्त हो जाएगा। जैसे कोई जो कानून है, कोई बिल जो है, ये विधानसभा में प्रक्रियाधीन था, ठीक है, और इसी बीच विधानसभा भंग हो गई, तो विधेयक भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या ध्यान में रखेंगे, दूसरी कंडीशन ध्यान में रखेंगे, ऐसा विधेयक जो विधानसभा में पारित हो गया था, विधानसभा में क्या हो गया था, पारित हो गया था, और इसके बाद कहां गया था, विधान परिषद में लंबित था, विधान परिषद में क्या था, लंबित था, और अगर विधानसभा भंग हो गई है, और अगर विधानसभा क्या हो गई है, भंग हो गई है, तो विधेयक भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो विधेयक भी क्या होगा भाई, समाप्त हो जाएगा, विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। तीसरी कंडीशन देखिए जरा, तीसरी कंडीशन क्या ध्यान में रखेंगे, ऐसा विधेयक जो अभी तक केवल विधान परिषद में था, ऐसा विधेयक जो विधान परिषद में ऐसा विधेयक जो विधान परिषद में लंबित था, विधान परिषद में लंबित था और विधानसभा भंग हो गई, अभी तक विधानसभा के पास गए ही नहीं था और विधानसभा क्या हो गई, भंग हो जाती है, विधानसभा भंग हो जाती है, तो विधेयक समाप्त नहीं होगा, तो विधेयक समाप्त नहीं होगा, विधेयक समाप्त नहीं होगा, विधेयक समाप्त नहीं हो, क्योंकि अभी तक विधानसभा के पास गए नहीं। यानी अपन इसको ऐसे मान सकते हैं, ऐसा विधेयक जिसको विधानसभा ने स्पर्श कर दिया है और राज्यपाल की स्वीकृति के लिए नहीं गया है, और अगर विधानसभा भंग हो जाती है तो विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा विधेयक जिसको विधानसभा ने स्पर्श नहीं किया है, यानी अभी तक ये विधेयक कहां था, केवल विधान परिषद में लंबित था, कहां लंबित था, विधान परिषद में लंबित था, और विधानसभा भंग हो जाती है, विधेयक समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन आप क्या ध्यान में रखेंगे, ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों ने पारित कर दिया, दोनों सदनों ने, या फिर एक सदन है तो एक सदन, या फिर केवल विधानसभा है तो दोनों सदनों या विधानसभा ने पारित कर दिया, विधानसभा ने क्या कर दिया, पारित कर दिया, विधानसभा ने पारित कर दिया, एवं राज्यपाल की स्वीकृति हेतु भेजा गया है, राज्यपाल की स्वीकृति हेतु भेजा गया है, राज्यपाल की स्वीकृति हेतु भेजा गया है, एवं विधानसभा भंग हो जाए, एवं विधानसभा भंग हो जाए, एवं विधानसभा क्या हो जाए, भंग हो जाए, विधेयक समाप्त नहीं होगा, विधेयक समाप्त
नहीं होगा, विधेयक समाप्त नहीं होगा। एक कंडीशन और ध्यान में रखेंगे, अगर किसी विधेयक को राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेजा है, पुनर्विचार हेतु भेजा है एवं विधानसभा भंग हो जाए, भंग हो जाए, तो विधेयक समाप्त नहीं होगा, विधेयक समाप्त नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। किसके संबंध में बात होगी कि जब भी राज्य में विधानसभा भंग हो जाती है, ऐसी स्थिति में विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ आपको ध्यान में रखना है। इसकी 4-5 कंडीशन है। सबसे पहले क्या ध्यान में रखेंगे कि अगर विधानसभा भंग हो गई है और विधेयक जो है विधानसभा में लंबित था, तो भंग होने के साथ विधेयक की क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी तक केवल विधान परिषद में लंबित था, विधानसभा की स्वीकृति के लिए नहीं गया था। इसी बीच विधानसभा भंग हो गई, विधेयक समाप्त नहीं होगा। राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है और अगर विधानसभा भंग हो गई, विधेयक समाप्त नहीं होगा। राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया है, विधानसभा भंग हो जाती है, आपके विधेयक समाप्त नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा विधेयक जिसको विधानसभा ने क्या कर दिया है, स्पर्श कर दिया। क्या ध्यान में रखेंगे, विधानसभा ने किसी विधेयक को क्या कर दिया, स्पर्श कर दिया है और अभी तक राज्यपाल के पास नहीं गया है और इसी बीच विधानसभा भंग हो जाती है, तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। लेकिन राज्यपाल के लिए स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है, ठीक है, और पीछे से विधानसभा भंग हो जाए तो विधेयक समाप्त नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि विधानसभा के भंग होने से मौजूदा विधेयकों पर क्या, मौजूदा विधेयक पर, बिल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा कार्य क्या होता है, बजट का निर्माण। बजट का निर्माण क्लियर है, यह भी किन का कार्य है, राज्य विधानमंडल का कार्य है। तो देखिएगा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 202 में राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण का क्या किया गया है, प्रावधान। राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है कौन से आर्टिकल में, 202 में। जबकि आर्टिकल 112 में केंद्र के लिए जो बजट है, केंद्र के लिए जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसका उल्लेख किया गया है। प्रक्रिया वो की वो रहने वाली, बस आर्टिकल परिवर्तन होंगे। उसके लिए आर्टिकल कौन सा था, 112, इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, 202। क्लियर है। तो आर्टिकल 202 में राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित प्रावधान किया गया है, यानी राज्य के बजट से संबंधित प्रावधान किया गया है। आपको पता होगा कि राज्यपाल के द्वारा प्रतिवर्ष राज्य हेतु बजट का निर्माण करवाया जाता है। बजट का निर्माण करवाया जाता है। बजट का निर्माण करवाया जाता है। कौन सा आर्टिकल ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल 202। अब देखिएगा, अपन बात करें बजट प्रक्रिया के चरण। मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में डिटेल में अपन बात हो चुकी है। बजट प्रक्रिया के चरण, तो बजट प्रक्रिया के कुल 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 6 चरण। सबसे पहला जो चरण रहता है उसमें अपन बोलते हैं बजट का प्रस्तुतिकरण। बजट का क्या भाई, प्रस्तुतिकरण। बजट का प्रस्तुतिकरण आपको पता हो तो फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में अगर राज्य में वित्त मंत्रालय का कार्यभार मुख्यमंत्री के पास है तो मुख्यमंत्री स्वयं या फिर अलग से कोई वित्त मंत्री बना रखा है तो उस वित्त मंत्री के द्वारा पहले विधानसभा में और उसके बाद में विधान परिषद अगर है तो विधान परिषद में क्या पेश किया जाता है, बजट पेश किया जाता है। तो क्या ध्यान में रखेंगे, राज्य के वित्त मंत्री या फिर मुख्यमंत्री, राज्य के वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री नहीं है तो फिर मुख्यमंत्री के द्वारा पहले कहां पर, विधानसभा में, और उसके बाद में कहां पर, विधान परिषद में क्या पेश किया जाता है,
वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात क्या पेश किया जाता है, बजट पेश किया जाता है। तो बजट का प्रस्तुतिकरण। दूसरा कौन सा रहेगा, बजट पर सामान्य विचार विमर्श। बजट पर सामान्य विचार विमर्श। बजट पर सामान्य विचार विमर्श। अब क्या होगा, विधानमंडल में बजट पर सामान्य विचार विमर्श होगा और 2 से 3 सप्ताह के लिए विधानसभा के जो बैठकें हैं इनको क्या कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा, ताकि विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य उस बजट को घर पे आराम से पढ़े और उसके बाद में उसकी जो अनुदान मांगों पर बहस होगी उस बहस में क्या करे, वो भाग ले। तब तक बजट को किसको सौंप दिया जाता है, विभागीय समितियों को सौंप दिया जाता है और विभागीय समितियां इस पर डिटेल से क्या करती हैं, डिस्कस करती हैं। तो क्या ध्यान में रखेंगे, बजट पर सामान्य विचार विमर्श। और बजट पे सामान्य विचार विमर्श के बाद क्या होगा, विधानसभा के सत्र को क्या कर दिया जाएगा, सत्रावसान नहीं होगा, विधानसभा की बैठकों को क्या कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। क्या ध्यान में रखेंगे, विधानमंडल के सदस्य बजट पर सामान्य विचार विमर्श करते हैं, सामान्य विचार विमर्श करते हैं एवं विधानमंडल की बैठकों को 2 से 3 सप्ताह के लिए 2 से 3 सप्ताह हेतु स्थगित कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। 2 से 3 सप्ताह के लिए क्या कर दिया जाएगा, स्थगित। तो दूसरा चरण कौन सा हो गया, बजट पर सामान्य विचार विमर्श। किस पे विचार विमर्श, बजट पर सामान्य विचार विमर्श। इसके बाद में तीसरा आप क्या ध्यान में रखेंगे, बजट को विभागीय समितियों को सौंपना। बजट को किसको सौंपना, विभागीय समितियों को, विभागीय समितियों को सौंपना। बजट को विभागीय समितियों को सौंपना। इसके बाद नंबर 4 कौन सा रहता है, अनुदान मांगों पर बहस। अनुदान मांगों पर बहस। इसके बाद नंबर 5 कौन सा ध्यान में रखेंगे, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक पेश करना। यानी विनियोग विधेयक क्या होता है भाई, अनुदान मांगों पर बहस होगी। अब पैसे की आवश्यकता है और पैसे कहां पड़ा है, राज्य की संचित निधि में। राज्य की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए जिस बिल को रखा जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, विनियोग विधेयक। तो क्या ध्यान में रखेंगे, यह एक प्रकार का धन विधेयक होता है। यह एक प्रकार का धन विधेयक होता है। यह एक प्रकार का धन विधेयक होता है। धन विधेयक होता है। बजट के समय जो धन विधेयक रखा जाता है, जो धन विधेयक रखा जाता है, बजट के समय जो धन विधेयक रखा जाता है उसे विनियोग विधेयक के नाम से जानते हैं। उसे विनियोग विधेयक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, विनियोग विधेयक। और एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखेंगे, विनियोग विधेयक के पारित होते ही, विनियोग विधेयक के पारित होते ही, विनियोग विधेयक के पारित होते ही, विनियोग विधेयक के पारित होते ही बजट निर्माण की प्रक्रिया लगभग क्या हो जाती है, बजट निर्माण की प्रक्रिया लगभग क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। बजट निर्माण की प्रक्रिया जो है लगभग क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। कौन सा विधेयक हो गया, विनियोग विधेयक। और राज्य की विनियोग विधेयक का उल्लेख अगर आपसे आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल कौन सा ध्यान में रख सकते हैं, अनुच्छेद कौन सा ध्यान में रखेंगे, अनुच्छेद 204 में राज्य की विनियोग विधेयक से संबंधित प्रावधान है।
किसके? राज्य की विनियोग विधेयक से संबंधित आर्टिकल कौन सा? 204 ध्यान में रखेंगे। और केंद्र की विनियोग विधेयक की बात करें तो वहां पर कौन सा ध्यान में रखेंगे? आर्टिकल 114 में केंद्र के विनियोग विधेयक से संबंधित प्रावधान किया गया है। क्लियर है ना? तो कौन सा आर्टिकल हो गया? 204। कितने चरण हो गए? 5। इसके बाद छठा आप ध्यान में रखेंगे, वित्त विधेयक को पेश करना। वित्त विधेयक को पेश करना। अब क्या ध्यान में रखेंगे? बजट से संबंधित अन्य जो आय व्यय एवं राजस्व से संबंधित बात थी, बजट से संबंधित अन्य जो आय व्यय एवं राजस्व से संबंधित विधेयक को किसके रूप में? वित्त विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। तो ये आपके थे बजट प्रक्रिया के चरण। कितने चरण की बात होगी अपने? 6 चरण। क्लियर है ना? तो बजट प्रक्रिया के 6 चरण हमने पढ़ लिए। सबसे पहला जो रहेगा वो है बजट का प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले कौन सा? बजट का प्रस्तुतिकरण। और राज्य के बजट का पूछे तो आप ध्यान में रखेंगे, राज्य के बजट का रहेगा आपके आर्टिकल 202। और केंद्र के बजट की बात करें तो वहां पर कौन सा रहेगा? आर्टिकल 112। क्लियर? दोनों का मैं तुलनात्मक रूप से बता दूंगा कौन कौन सा आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण। दूसरा रहेगा बजट पर सामान्य विचार विमर्श। दूसरा कौन सा रहेगा? बजट पर सामान्य विचार विमर्श। तीसरा रहेगा बजट को विभागीय समितियों को सौंपना। किसको सौंपना? विभागीय समितियों को सौंपना। इसके बाद रहेगा कौन सा? अनुदान मांगों पर बहस। क्या ध्यान में रखेंगे? अनुदान मांगों पर क्या की जाएगी? बहस की जाएगी। इसके बाद में विनियोग विधेयक, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है विनियोग विधेयक। और विनियोग विधेयक एक प्रकार का कैसा विधेयक होता है? धन विधेयक होता है। और मैंने कहा विनियोग विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 204 में। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 204 में विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है। और इसके बाद में विनियोग विधेयक के पारित होते ही बजट की प्रक्रिया को लगभग क्या मान लिया जाता है? समाप्त मान लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो रहता है वो अन्य जो भी आय व्यय एवं राजस्व से संबंधित जो प्रावधान थे उनको किसके रूप में? वित्त विधेयक के रूप में क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। तो ये भी दूसरा कार्य रह गया किसका? सबसे पहले साधारण विधेयक, इसके बाद में कौन सा? धन विधेयक, इसके बाद में बजट। अब मैंने कहा आपको तुलनात्मक रूप से कैसे पढ़ना है। देखिए जरा, अगर आपकी संघ की बात करें और साथ में किसकी बात करें? राज्य की बात करें तो देखिएगा, अगर आपसे पूछे वार्षिक वित्तीय विवरण, किसका? संघ के लिए पूछे वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। और संघ के संदर्भ में पूछे तो आर्टिकल कौन सा ध्यान में रखेंगे आप? 112। और राज्य का पूछे तो राज्य के लिए क्या रहेगा? राज्य में भी वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। और राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में है? 202। वार्षिक वित्तीय विवरण को अपन क्या बोलते हैं? बजट। क्लियर है ना? हाँ, संविधान में बजट शब्द उल्लेखित नहीं है। संविधान में बजट के लिए जो शब्द है वो कौन सा है? वार्षिक वित्तीय। अगर संघ के लिए बजट पूछे 112 कीजिएगा और राज्य के लिए बजट पूछे तो कितना करेंगे? 202। दूसरा देखिए, दूसरा आपका रहता है प्राक्कलन। प्राक्कलनों का पूछे तो प्राक्कलनों में संघ के लिए पूछे तो कौन सा करेंगे? आर्टिकल 113। और राज्य के प्राक्कलन के बारे में पूछे, राज्य के प्राक्कलन, अनुमान, प्राक्कलन का मतलब अनुमान बजट से संबंधित। प्राक्कलनों का पूछे तो कौन सा करेंगे? 203। अगला आपसे पूछे विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक संघ के लिए पूछे तो कौन सा करेंगे? 114। और अगर राज्य की विनियोग विधेयक की बात करें, विनियोग विधेयक, राज्य की विनियोग विधेयक की बात करें तो कौन सा आर्टिकल ध्यान में रखेंगे? 204। इसके अलावा हमने आर्टिकल 115 में अनुपूरक अनुदान, कौन सा अनुदान? अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान
एवं अधिक अनुदान, अधिक अनुदान की बात की तो इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में था? 115। इसी प्रकार राज्य में भी आप ध्यान में रखेंगे, राज्य में क्या ध्यान में रखेंगे? राज्य का जो अनुपूरक अनुदान है या फिर जो अधिक अनुदान है या फिर जो अतिरिक्त अनुदान है, अतिरिक्त अनुदान है, इसका उल्लेख कौन सा आर्टिकल में है? 205 में। कौन सा आर्टिकल? 205। इसके अलावा आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे यहां पर है, एक तो है अपवादा अनुदान, अपवादानुदान, एक आपके हो गया अपवादा अनुदान के अलावा लेखा अनुदान, और एक हो गया कौन सा? प्रत्यय अनुदान, प्रत्यय अनुदान। इनका उल्लेख कौन सा आर्टिकल में था? 116। कौन सा आर्टिकल में था? आर्टिकल कौन सा ध्यान में रखेंगे? 116 यानी आर्टिकल 116। इसी प्रकार से राज्य के संदर्भ में, तो राज्य के संदर्भ में भी आप ध्यान में रख सकते हैं लेखा अनुदान, दूसरा कौन सा? प्रत्यय अनुदान, और तीसरा कौन सा? अपवादा अनुदान। कौन सा आर्टिकल ध्यान में रखेंगे इसमें? 206। मुश्किल कुछ भी नहीं है, संघ और राज्य से संबंधित जो आर्टिकल है आपको तुलनात्मक रूप से याद करने हैं। अगर संघ के लिए बजट पूछे आर्टिकल 112 कीजिएगा, राज्य के लिए पूछे आर्टिकल कौन सा? 202 करेंगे। संघ के लिए प्राकलनों की बात करें, अनुमानों की बात करें, बजट से संबंधित आर्टिकल 113, राज्यों के लिए करें तो आर्टिकल कौन सा करेंगे? 203। विनियोग विधेयक के बारे में बात करें तो आर्टिकल 114 संघ के संबंध में और आर्टिकल 204 राज्य के संबंध में। अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान 115, राज्य के संबंध में पूछे तो 205। अपवादा अनुदान, लेखा अनुदान और प्रत्यय अनुदान संघ के संबंध में 116। अपवादा अनुदान, लेखा अनुदान और आपके प्रत्यय अनुदान राज्य के संबंध में पूछे तो कौन सा करेंगे? 206 करेंगे। क्लियर है? तो ये संघ और राज्य के संबंध में बजट से संबंधित जो प्रक्रिया है और इनसे संबंधित जो अनुदान और प्राकलन है उनके संबंध में बात होगी। तो ये किन से संदर्भ में बात है? बजट। अगर संघ का पूछे या राज्य का पूछे, ये आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है। और हमने डिटेल में जान लिया। अब मैं वापस ये नहीं बता रहा कि अपवादा अनुदान क्या होता है, अतिरिक्त अनुदान क्या होता है या फिर अधिक अनुदान क्या होता है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि केंद्र के संदर्भ में हमने सारी बातें कर ली। अब देखिए जरा, और अपन क्या तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं? संघ और राज्य, संघ और राज्य। देखिएगा, संघ के बारे में बात करें तो मैंने आर्टिकल बताए थे आपको कौन से। मैं केवल यहां विधेयक के संदर्भ में बात कर रहा हूं। संघ के लिए साधारण विधेयक, साधारण विधेयक कौन सा आर्टिकल ध्यान में था? 107। और राज्य के लिए साधारण विधेयक, राज्य के लिए साधारण विधेयक कौन सा आर्टिकल ध्यान में रखेंगे? 197। दूसरा देखिए जरा, आर्टिकल 108 में किसका प्रावधान था? संयुक्त बैठक। किसका प्रावधान? संयुक्त बैठक। कौन सा आर्टिकल? 108। राज्य में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अच्छा कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, राज्य में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राज्य में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राज्य में किसी भी प्रकार की जॉइंट सीटिंग नहीं होती। क्लियर है? नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे धन विधेयक की प्रक्रिया, धन विधेयक की प्रक्रिया। और धन विधेयक की प्रक्रिया आर्टिकल 109 और धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110। धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल कौन सा? 110। उसी प्रकार राज्य के लिए जो धन विधेयक रहेगा, राज्य के लिए क्या रहेगा? धन विधेयक की प्रक्रिया आर्टिकल कौन सा करेंगे? 198। और धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा कौन सा आर्टिकल करेंगे? 199। किसी भी विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को प्राप्त शक्ति, विधेयक के संबंध में, विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को प्राप्त शक्ति, राष्ट्रपति को प्राप्त शक्ति कौन सा आर्टिकल करेंगे? 111। और विधेयक के संबंध में राज्यपाल को प्राप्त शक्ति,
विधेयक के संबंध में राज्यपाल को प्राप्त शक्ति, राज्यपाल को प्राप्त शक्ति। कौन सा आर्टिकल ध्यान में रखेंगे? 200। बस होगी बात। केंद्र का पूछ ले या फिर राज्य का पूछ ले, विधेयक के संदर्भ में आपसे पूछे तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। किसके संदर्भ में बात होगी अपनी? विधेयक। किसके संदर्भ में बात होगी? विधेयक। संघ का पूछे या फिर राज्य का पूछे। संघ के लिए साधारण विधेयक पूछे, आर्टिकल 107 करना है। राज्य के लिए साधारण विधेयक पूछे, आर्टिकल 197 करना है। दूसरा देखिए, संघ के लिए संयुक्त बैठक, राज्य के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संघ के लिए धन विधेयक की प्रक्रिया आर्टिकल 109, राज्य के लिए है 198। धन विधेयक की परिभाषा संघ के संदर्भ में पूछे तो आर्टिकल 110 कीजिएगा, राज्य के संबंध में पूछे तो आर्टिकल 199 करना है। किसी विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को प्राप्त शक्ति, जो संसद के द्वारा किसी बिल को भेजा गया है, आर्टिकल 111 करेंगे। और राज्य विधानमंडल के द्वारा राज्यपाल की स्वीकृति के लिए कोई विधेयक भेजा गया है, कौन सा आर्टिकल करेंगे? आर्टिकल 200 करेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? हाँ। अगला देखिए, अपन बात कर रहे थे राज्य विधानमंडल के क्या क्या कार्य हैं। तो राज्य विधानमंडल जो है चुनाव में भी भाग लेते हैं, तो क्या ध्यान में रखेंगे? राज्य विधानमंडल, या ध्यान में रखेंगे विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य किन किन के चुनाव में भाग लेते हैं? विधानसभा के सदस्य एक तो ध्यान में रखते हैं, रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में। दूसरा ध्यान में रखेंगे राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में, राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में। और तीसरा ध्यान में रखेंगे, अगर राज्य में क्या है? विधान परिषद, अगर राज्य में क्या है? विधान परिषद है, तो विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किन के द्वारा किया जाता है? विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो विधानसभा के सदस्य किन किन के चुनाव में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में लेते हैं, राज्यसभा के चुनाव में लेते हैं, और विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में। विधान परिषद के कितने? कुल सदस्य संख्या के विधान परिषद के 1/3 सदस्यों के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? हाँ। आगे देखिएगा जरा, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास एवं कौन सा? अविश्वास प्रस्ताव। विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विधानसभा में ही लाया जाता है। कहां लाया जाएगा? विधानसभा में ही लाया जाता है। कारण भी पता होना चाहिए। विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा कहां लाया जाएगा? विधानसभा में। विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? सत्ताधारी पार्टी। कौन सी पार्टी के द्वारा लाया जाता है? सत्ताधारी पार्टी के द्वारा। और अविश्वास प्रस्ताव किन के द्वारा लाया जाता है? विपक्षी दलों द्वारा, यानी विपक्षी पार्टी द्वारा। क्लियर है? तो विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विधानसभा में लाया जाता है। क्यों? कारण पता होना चाहिए। क्योंकि सरकार हमेशा उसी राजनीतिक दल की बनती है, उसी राजनीतिक दल की बनती है, उसी राजनीतिक दल की बनती है जिसका विधानसभा में बहुमत होता है। विधानसभा में क्या होता है? बहुमत होता है। इसीलिए विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा कहाँ लाए जाते हैं? विधानसभा में लाए जाते हैं। विधान परिषद में कभी भी विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाए जाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? सत्ताधारी पार्टी। कौन लाता है? सत्ताधारी पार्टी के द्वारा लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? सरकार को गिराने के लिए। ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, विश्वास प्रस्ताव तो कौन लाता है? सत्ताधारी पार्टी। क्यों लाएगी? सरकार को बचाने के लिए, सरकार को बचाने हेतु, सरकार को बचाने हेतु। और अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? विपक्षी पार्टी। कौन लाएगा? विपक्षी पार्टी। क्यों लाएगी? सरकार को गिराने हेतु, सरकार को
गिराने हेतु, सरकार को गिराने हेतु कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव। और सरकार को बचाने हेतु कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा? विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? सत्ताधारी पार्टी। और अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? विपक्षी पार्टी के द्वारा लाया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में होना चाहिए। क्लियर है? तो कौन सा हो गया? विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव। और क्या कार्य करती है विधानमंडल? देखिए जरा, विधानसभा विशेष बहुमत से, विधानसभा विशेष बहुमत से विधान परिषद का सृजन को अपन क्या कह सकते हैं? गठन। विधान परिषद का सृजन यानी गठन या समाप्ति कर सकती है, समाप्ति कर सकती है। क्या ध्यान में रखेंगे? विधानसभा विशेष बहुमत से विधान परिषद का क्या कर सकता है? गठन या उसकी क्या कर सकती है? समाप्ति। आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल? 169। कौन सा आर्टिकल ध्यान में रखेंगे? 169 में विधान परिषद के सृजन एवं उसकी समाप्ति की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। और हमने पढ़ा है कि सबसे पहले विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया जाएगा और उसे विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। इसके बाद में संसद की स्वीकृति, और संसद में कौन से बहुमत से? साधारण बहुमत से अगर स्वीकृति मिलती है तो उस राज्य में विधान परिषद का क्या हो जाएगा? गठन हो जाएगा। और विधान परिषद की समाप्ति की भी यही प्रक्रिया रहती है। अगला और कार्य देखिए जरा, ऐसा संविधान संशोधन जो संघीय ढांचे से जुड़ा, जो भारत के संघीय ढांचे से जुड़ा हुआ है, भारत के संघीय ढांचे से जुड़ा हुआ है, संघीय ढांचे से जुड़ा हुआ है, इनमें संसद की स्वीकृति के पश्चात, संसद की विशेष बहुमत से स्वीकृति के पश्चात, विशेष बहुमत की स्वीकृति के पश्चात, विशेष बहुमत की स्वीकृति के पश्चात राज्य विधानमंडल का अनुमोदन भी आवश्यक होता है। आधे राज्यों का अनुमोदन, आधे राज्यों का अनुमोदन भी आवश्यक होता है। आधे राज्यों का अनुमोदन भी क्या होता है? आवश्यक होता है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये विधानमंडल के सारे कार्य हैं। देखिए, विधानमंडल के कार्यों के संदर्भ में बात करें तो साधारण विधेयक, इनके अलावा धन विधेयक, इनके अलावा वित्त विधेयक, इनके अलावा बात करें तो राष्ट्रपति, इनके अलावा राज्यसभा के सदस्यों और इनके अलावा विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। इनके अलावा आपने क्या बात की? विधान परिषद का सृजन करना है या गठन करना है, ये किनके द्वारा किया जाएगा? विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा कहाँ लाया जाएगा? विधानसभा में लाया जाएगा। और नेक्स्ट आपने क्या बात की कि अगर ऐसा कोई संविधान संशोधन, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो संघीय ढांचे से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर संसद के द्वारा विशेष बहुमत से स्वीकृति के पश्चात राज्य विधानमंडल, आधे राज्यों का जो है अनुमोदन आवश्यक होता है। और वो अनुमोदन किनके द्वारा दिया जाता है? राज्य विधानमंडलों के द्वारा दिया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? ये थे राज्य विधानमंडल के कार्य। अब जिस प्रकार संसद के जो संसदीय प्रस्ताव थे, उसी प्रकार राज्य में भी राज्य विधानमंडल के कुछ प्रस्ताव हैं। उसके बारे में सामान्य में एक बार आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं, क्योंकि सारे के सारे हमने संघ के संबंध में पढ़े थे। देखिएगा, दो प्रस्ताव अपन पढ़ चुके हैं, विश्वास और अविश्वास। तीसरा प्रस्ताव देखिए, तीसरा प्रस्ताव कौन सा रहेगा? धन्यवाद प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? धन्यवाद प्रस्ताव। देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात, क्या ध्यान में रखेंगे? राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात, राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात, अभिभाषण के पश्चात, राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात सत्ताधारी पार्टी द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव
लाया जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो, अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो, धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो तो सरकार की आलोचना मानी जाती है। सरकार की क्या मानी जाती है? आलोचना। सरकार भंग नहीं होगी, त्यागपत्र नहीं देने की आवश्यकता है, सरकार की आलोचना मानी जाती है। कौन सा प्रस्ताव? धन्यवाद प्रस्ताव। क्या ध्यान में रखेंगे? धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है? राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात। कौन सी पार्टी लाती है? सत्ताधारी पार्टी। क्या सरकार गिर जाएगी पारित नहीं हुआ तो? नहीं, सरकार की क्या होगी? आलोचना होगी। कौन सा प्रस्ताव हो गया? धन्यवाद प्रस्ताव। अगला प्रस्ताव देखिएगा, विशेषाधिकार प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? विशेषाधिकार प्रस्ताव। इसमें क्या ध्यान में रखेंगे? अगर किसी भी मंत्री के द्वारा सदन में गलत तथ्य या झूठे आंकड़े पेश किए गए हैं तो उनके विरुद्ध जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो कौन सा होगा? विशेषाधिकार प्रस्ताव। क्या ध्यान में रखेंगे? किसी मंत्री के द्वारा सदन में गलत तथ्य या झूठे आंकड़े पेश किए गए, गलत तथ्य या झूठे आंकड़े पेश किए गए हैं तो उनके विरुद्ध जो प्रस्ताव लाया जाएगा उसे कौन सा प्रस्ताव कहेंगे? विशेषाधिकार प्रस्ताव। उसके विरुद्ध कैसा प्रस्ताव लाया जाएगा? विशेषाधिकार। क्लियर है? तो विशेषाधिकार किनके विरुद्ध लाया जाता है? किसी मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? जब सदन में उसने झूठे आंकड़े या गलत तथ्य पेश किया है तो इसको लेकर जो प्रस्ताव लाया जाएगा उसे अपन क्या बोलते हैं? विशेषाधिकार प्रस्ताव के नाम से। ये प्रस्ताव क्यों लाए जाते हैं? ये प्रस्ताव क्या ध्यान में रखेंगे? विधानमंडल के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु, विधानमंडल के द्वारा कार्यपालिका पर क्या नियंत्रण स्थापित करने हेतु क्या लाए जाते हैं? ये विधेयक लाए जाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगला प्रस्ताव देखिए जरा। अगला प्रस्ताव है स्थगन या काम रोको प्रस्ताव। स्थगन या कैसा प्रस्ताव? काम रोको प्रस्ताव। स्थगन या कैसा प्रस्ताव? काम रोको प्रस्ताव। इसमें आप क्या ध्यान में रखेंगे कि किसी भी सदन में चर्चा चल रही थी लेकिन उससे संबंधित किसी भी ऐसी महत्वपूर्ण लोक महत्व के किसी विषय पर सदन में चर्चा करवानी है तो सदन में मौजूदा कार्रवाई को रोकर किसी विशेष लोक महत्व के मुद्दे पर सदन में चर्चा का आयोजन करवाने के लिए जो प्रस्ताव लाए जाते हैं उसे काम रोको या स्थगन प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। क्या ध्यान में रखेंगे? किसी विशेष लोक महत्व के विषय पर लोक महत्व के विषय पर सदन में चर्चा करवाने हेतु सदन की मौजूदा कार्रवाई को रोककर मौजूदा कार्रवाई को रोककर उस विषय पर चर्चा करवाने हेतु जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे काम रोको प्रस्ताव कहते हैं। उसे कौन सा प्रस्ताव कहते हैं? काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है। भाई सदन की कोई कार्रवाई चल रही थी और इसी बीच क्या हुआ, राजस्थान में या किसी भी स्टेट की विधानसभा की या विधानमंडल की बात करते हैं, वहां पर कुछ ऐसी विशेष घटना घट गई जिसको सदन में चर्चा करवाने के लिए जरूरी था।
तो मौजूदा कार्रवाई को रोककर उस विशेष मुद्दे पर सदन में चर्चा करवाना के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे अपन कौन सा प्रस्ताव कहते हैं? काम रोको या स्थगन प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव आप ध्यान में रख सकते हैं, कौन सा? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। इसमें क्या होगा? सदन का ध्यान किसी विशेष मुद्दे की ओर आकर्षित करवाना। कौन सा प्रस्ताव होगा? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। क्या ध्यान में रखेंगे? किसी लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय पर सदन के ध्यान आकर्षण के लिए सदन के ध्यान को आकर्षित करवाने हेतु जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे कौन सा प्रस्ताव कहते हैं? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहा जाता है। कौन सा प्रस्ताव? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहा जाता है। ये इसी का शॉर्ट रूप है। ये जो है ना, स्थगन प्रस्ताव का ही कैसा रूप है? छोटा रूप है। कौन सा? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। और ये भारतीय नवाचार है। कौन सा नवाचार है? भारतीय नवाचार है। एक तो भारतीय नवाचार ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, और दूसरा आपने पढ़ा होगा शून्य काल। कौन सा काल? शून्य काल। ये दोनों ही कैसे प्रस्ताव हैं? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हैं। कौन कौन से आपके भारतीय नवाचार हैं? एक तो कौन सा? ध्यान आकर्षण, और दूसरा कौन सा? शून्य काल। तो ये थे विधानमंडल के कार्य जिसके संबंध में अपने बात की। और विधानमंडल के कार्यों के संबंध में बात करें तो कई राज्यों में केवल विधानसभा है। कई राज्यों में केवल क्या है? विधानसभा है। तो वहां पर आप विधानसभा कोई संदर्भ में बात करेंगे तो वहां पर सारे विधेयक विधान परिषद में नहीं जाएंगे, केवल विधानसभा, और विधानसभा की स्वीकृति के बाद सीधे किनकी स्वीकृति के लिए चले जाएंगे? राज्यपाल की स्वीकृति के लिए चले जाएंगे। और फिर वहां पर बजट की प्रक्रिया भी केवल एक सदन में पूरी की पूरी संपन्न होगी। कानून निर्माण सारी की जब एक ही सदन है तो दूसरे सदन के संदर्भ में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा, और न ही इसके लिए किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव रहेगा। इस बात को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर है? तो ये विधानमंडल से संबंधित कार्य, इनसे संबंधित जो प्रस्ताव थे, प्रस्ताव क्यों लाए जाते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, ये अच्छा प्रश्न हो सकता है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए विधानमंडल ये प्रस्ताव लाते हैं। देखिए, कार्यपालिका पर नियंत्रण के बहुत सारे विकल्प रहते हैं, जैसे ये प्रश्नकाल और शून्यकाल है। ये इनका उद्देश्य भी क्या है? कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका में कौन शामिल होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद, यानी सरकार जो है ये कार्यपालिका में होती है। और कार्यपालिका पर विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा कैसे नियंत्रण स्थापित करें, इसके लिए समय समय पर इस प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं। इनके लिए आपके प्रश्नकाल और शून्यकाल की व्यवस्था होती है। इनके लिए वित्तीय समितियां होती हैं, जैसे जनलेखा समिति है, प्राक्कलन समिति क और प्राक्कलन समिति ख है, या फिर अपन बात करें राज्य के जो लोक उपक्रम है उनको लेकर समिति का गठन किया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिएगा और मस्त रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।